JIT का पावर प्ले जारी। कतरी शहजादे की बारी कब आएगी? हुसैन नवाज की JIT में छठी इनिंग्स। मरियम नवाज और चेयरमैन नैब कल मैच खेलेंगे। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ पैनमा के बाउंसर पर छक्का लगा सकेंगे? नैब तरमीमी बिल पर विफाक और सिंध आमने सामने। सिंध असेंबली के मंजूर करदा नैब तरमीमी बिल को वफाकी वजारत कानून ने मुस्तरद कर दिया। नैब के बावजूद मुल्क में एहतसाब का अमल मुतनाज़ा क्यों? बाल, कपड़े, बर्तन, घर, सब कुछ सब्ज। न्यूयॉर्क की 76 साला खातून को हरी हरी सूझने लगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। आज चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में हुकूमत पाकिस्तान ने एक अजीम और शान तकरीब मुनक़्क़िद की। एक तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने क्रिकेट चैंपियंस को असल हीरो और वज़ीर आज़म करार दिया, लेकिन तकरीब में दिखाई गई क्रिकेट टीम की फतह की मोन्टाज वीडियोज़ में इमरान खान की गैर मौजूदगी बहुत वाज़ेह थी। इसी पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अपने दुश्मनों को कामयाबी से मार डालो और मुस्कुराहट से दफन कर लो। देखना यह है कि वो कल भी JIT को मुस्कुरा कर मार देंगी या नहीं। दूसरी जानब जब मीडिया चैनल तकरीब दिखा रहे थे तो वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज JIT की छठी पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि 2 पेशियों वाले सवालात 6 पेशियों में किए गए और इस मामले को अब जल्द ख़त्म करना चाहिए। और फिर कतरी शहजादे से भी पूछगछ होनी है, जिनका ख़त शरीफ ख़ानदान के केस के लिए मरकज़ी अहमियत रखता है, लेकिन जिसे रद्दी का कागज़ भी करार दिया गया है। फिर रुख करेंगे सिंध का, जहां सिंध असेंबली में PPP की हुकूमत ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 को मनसूख करने की कोशिश की कि ये आमरीत के दौर में नाफिज हुआ, लेकिन वफाक का कहना है कि वफाकी कानून ही राइज रहेगा। मसला कानून का है या कुछ और है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी। बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं, मेरी दादी जान है उनको भी फिर बुला लें। मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना है, और जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, बचपन मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इस शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छिक्का या चौका लगाऊं इसको। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां असलम इकबाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और राना अफजल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। राना साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज जो तकरीब हुई थी उसमें कहा था कि जब भी उनको कोई बाउंसर जो है करता था, प्ले करता था, तो फिर वो वापस छक्का मारते थे। तो क्या ये पैनमा और JIT का मामला भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? देखें, आपने भी इंट्रो में बाउंसर का जिक्र किया। बाउंसर एक नॉर्मल बॉल है और वो एक नॉर्मल बॉलिंग नहीं होती। अगर आप JIT को अब नॉर्मल समझती हैं तो फिर इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जो भी अब नॉर्मल चीज़ होती है उसके ऊपर उसका अब नॉर्मल रिएक्शन आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी ज़रा संजीदगी से बात करें, हुसैन नवाज साहब का कहना था कि 6 पेशियाँ उन्होंने की, 2 पेशियों के सवालात थे, लेकिन JIT का काम ये भी तो है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करें, उस पर फिर दोबारा पूछताछ की ज़रूरत पड़े तो वो फिर बुलाएंगे, तो ये तो नॉर्मल होगा ना? जी, मेरा ख्याल है वो 6 मरतबा पेश हुए हैं, और अभी अगर वो और मरतबा बुलाएंगे वो और मरतबा भी आ जाएंगे। हम भगौड़े नहीं हैं दूसरों की तरह, ना अदालतों से भागेंगे, ना किसी फ़ैसले के खौफ से भागेंगे। जो इन्फॉर्मेशन JIT को चाहिए, अगर उनको नहीं सेटिस्फेक्शन तो मज़ीद बुला लें, अपना शौक़ पूरा कर लें। ठीक है, मियां असलम साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ज़ाहिर है बहुत आखिरी मरहला है, JIT रिपोर्ट भी तैयार होने जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अहम जो पेशियाँ भी सामने आ रही हैं, लेकिन एक तरफ खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बस जो फैसला है वो तो उनके हक़ में होगा, तो ये तो कहना थोड़ा सा क़ब्ल वक्त है। बहुत शुक्रिया अंबर। गुजारिश है, अभी आपने एक बाउंसर की बात की तो उस हवाले से, क्योंकि मैं लाहौरिया हूँ,
और मियां नवाज शरीफ साहब बाग जिना में क्रिकेट खेलने आया करते थे और वहाँ पर LDA के मुलाजमीन भी इनको बॉलिंग करवाया करते थे। एक फास्ट बॉलर है, उसका नाम नहीं मैं लेता बेचारे का, उसने मियां नवाज शरीफ को एक बाउंसर करवा दिया। उस एक बाउंसर करवाने की देर थी, मियां नवाज शरीफ सारी उम्र उसके बाउंसर को नहीं भूले और उस बेचारे की ना कोई तरक्की हुई, वो उसी तरह ही बेचारा LDA में जिस तरह आया था प्लेयर वैसे ही रिटायर होकर घर को चला गया। ये तो इनके ज़हनी तासुब की बात है। और सारे LDA को उस खिलाड़ी का नाम भी पता है कि वो कितना अच्छा बॉलर था और वो क्या था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को उसने सिर्फ एक बाउंसर करवा बैठा और उस बाउंसर की बुनियाद पर वो बेचारा अपनी नौकरी से भी तकरीबन जिस हालत में आया था उसी हालत में रिटायर हो गया। जहाँ तक राना साहब ने फरमाया भगोड़े नहीं हैं, वाकई तारीख तो नून लीग के यही कहते हैं कि ये भगोड़े नहीं हैं, ये सिर्फ मुल्क से भागते हैं और फिर चले जाते हैं 10 साल का मुआहदा करके, फिर झूठ भी बोलते हैं और झूठ। लेकिन मियां साहब आप ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पूरी कोऑपरेशन मुआवनत ताउन उन्होंने दिखाई है, JIT को पेशियां भी कर रहे हैं। अंबर क्या आप समझते हैं इन्होंने एहसान किया? क्या यहाँ पर गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है? अगर वो 10 दफ़ा आए हैं या 600 दफ़ा आए हैं तो उन्होंने एहसान नहीं किया, उन्होंने इस कौम का पैसा लूटा हुआ है जो इस्टेब्लिश केस है। और वो इस्टेब्लिश केस अगर आप हुदैबिया पेपर मिल का सिर्फ वो केस पढ़ लेना, जो इसाक डार साहब कल जो बातें कर रहे थे, बड़ी उछल उछल के बातें कर रहे थे, उनके मुंह से झाग निकल रही थी, सिर्फ आप वो देख लेते कि उन्होंने किस तरह, वो कहते हैं कि जनाब ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिया गया। भाई ज़बरदस्ती बयान लिया गया, ये तो उनका ये तो बहुत अरसे से वो कह रहे हैं। सुन लें आप, 11 जजेस ने गुजारिश ये है कि वो कहते हैं ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। ज़बरदस्ती बयान लेने के बाद आप ये बताएं कि उसके अंदर जो आपने ट्रांजैक्शन बताई हैं, जो आपने अपने मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट खोले हुए थे, जो काजी फैमिली है उसके नाम पे अकाउंट्स खोले हुए थे जिनको पता भी नहीं था, और तमाम अकाउंट्स खोल के वो जो ट्रांजैक्शन है वो तो जाली नहीं है, वो तो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, वो तो सबको पता है। और दूसरी बात, अगर इनसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था, ये अप्रूवर बने थे और अप्रूवर बनने के बाद इनकी 3 दफ़ा बेल रिजेक्ट हुई है। हर दफ़ा अदालत में जब ये गए हैं, अटक की जेल जो जेल नंबर 2 थी, जो अटक की जेल नंबर कोर्ट नंबर 2 थी, उसके अंदर जब इनका केस आया तो ये अपनी बेल अप्लाई इन्होंने की और इन्होंने कहा कि जनाब मैं तो वादा माफ गुआ हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, आप मेहरबानी करके मेरी बेल लें। बेल रिजेक्ट हो गई। इन्होंने पिंडी बेंच में आ गए, वहाँ पर अब्बासी साहब थे, कुछ जस्टिस साहब, उनको बेल अप्लाई की। तो असूल ये है कि जो अप्रूवर होता है, वादा माफ गुआ होता है, या जिसको हम सुल्तानी गुआ कहते हैं, उसकी बेल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के जो मेन अक्यूज है उनकी जजा सजा का फैसला ना हो जाए। उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दी। तीसरी इस पे मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी और इसमें ऐड कर, तीसरी दफा उन्होंने, मैं चाहूंगी कि राना साहब इसका जवाब दें। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इन्हें चाहिए था, जो बात करने का मकसद है, इन्हें ये चाहिए था इसाक डार साहब को अदालत में जाके कहते जनाब मुझसे तो जबरदस्ती बयान लिया इन्होंने। ये फिर आगे लाहौर हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में आके इन्होंने बेल अप्लाई की। वहां पर भी इन्होंने कहा मैं वादा माफ गुआ हूं, ये सबूत है, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और अल्लाह ताला मगफरत करे जो इनके तीसरे भाई थे, उनके लिए मैं करता रहा हूं। उन्होंने उधर सबूत दिया और मेरी बेल ले ली जाए जी। फिर कोर्ट ने वहां पर जो एक्टिंग उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए, उन्होंने इनकी बेल ले ली। तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा, उस वक्त तो इन्होंने यही कहा कि जनाब ये सारे सबूत हैं, ये तमाम चीजें हैं, देखें आप इनकी। और वो जो स्टेटमेंट है 164 CRPC जी मैं इस वक्त चाहूंगी राना साहब आप जवाब दें। सुल्तानी गवाह का मामला, इसाक डार साहब बहुत अरसे से तरदीद करते रहे कि उनसे ज़बरदस्ती ये जाहिर है साइन करवाया गया, उन्होंने खुद भी नहीं लिखा, लेकिन ये ऐसा लगता है कि द पास्ट इज स्टिल हॉन्टिंग इसाक डार साहब। देखिए, पास्ट इज़ नॉट हॉन्टिंग। 11 जजेस ने, उन्होंने कल खुद इसके बारे में कहा कि 11 जजेस ने उसके ऊपर फैसला करके उस तमाम को क्वाश कर दिया और वो किसी अदालत में प्रेजेंट होने के काबिल नहीं है। दूसरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बंदा जो बगावत के ज़रिए हुकूमत बनाता है और उसकी हुकूमत में किसी को सज़ा दी जाती है, तो उस बागी बदमाश के ख़िलाफ़ हर चीज़ जायज़ है। उससे जान छुड़ाना वो बिल्कुल ऐन
ईमान भी है और अपनी और इस्लाम के मुताबिक भी है। एक यूज़रपर, एक ऐसा शख्स जो पिछले दरवाजे से आके पाकिस्तान की हुक्मरानी के ऊपर शब खून मारता है, उसकी अदालत में आप जिस तरह से भी जिस तरीके से अपनी जान छुड़ाएं, मैं समझता हूँ कि वो आप अपनी और अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। वो एक फ़ौज की मिसाल है, यू लिव टू फाइट अनदर डे। आज इमरान खान अब जो है वो ये जो बातें करता है, ये तो उसकी गोद में बैठा हुआ था, उस यूज़र पर, उस बागी, उस जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को अपने बूटों के तले रौंदा, झूठे मुकदमे बनाए, एयर हाईजैकिंग का केस बनाया, उसकी अदालत की ये बात करते हैं। जिसने डोगर अदालतें पाकिस्तान में बना के पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान से पीछे क्यों है पाकिस्तान? जी, लेकिन राना साहब, आप ही की हुकूमत के दौरान जब इनकी अकाउंटेबिलिटी मुशर्रफ साहब की हो रही थी, वो तो मुल्क से भाग गए। बिल्कुल, ये भगाया गया उनको, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भगाया गया और हम थे जिसने उसको अदालत में लेके गए। और उसके बावजूद जिस तरीके से वो भागा है, आज उसके रेड वारंट, आज उसको वापस लाने की बात हो रहे हैं। आज वो जो मुक्के दिखाता था, आज वो बीमारी का फ्रॉड कर रहा है, आज एक्सपोज हो गया। तो ठीक है, इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी, ज़रूर देंगे, वो वक्त आएगा कि उसको अपने किए की सज़ा मिलेगी। और आज उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस शख्स को उसने पाकिस्तान से निकाला था, जिस शख्स को वो पाकिस्तान में वापस नहीं आने देता था, आज वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। अगर आज फिर कोई साजिश हो रही है, अल्लाह ताला हमारी हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा, हम उस साजिश का भी मुकाबला करेंगे। ठीक है, अब इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क़ज़ादे की और मरियम नवाज़ की पेशी। वेलकम बैक टू द शो। JIT में मरियम नवाज की पेशी से पहले कतरी शहजादे की एंट्री। मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान बयान रिकॉर्ड करने कतर चले गए। JIT में 12 अफराद की 20 पेशियों के बाद 13वीं मगर सबसे अहम किरदार कतरी शहजादे की अहमियत आखिर क्या है? हमारे नुमाइंदा फयाज राजा की ये रिपोर्ट। पानामा लीक्स के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान की कतर यात्रा। कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम अल-सानी का बयान रिकॉर्ड करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JIT अरकान की कतर रवानगी की खबरें उस वक्त गर्दिश करने लगी जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज छठी पेशी के लिए जुडिशल अकेडमी पहुंचे तो इंकशाफ हुआ कि आज 6 रुकनी JIT टीम के सिर्फ 4 अरकान ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे से तफ्तीश कर रहे हैं। कतरी शहजादे के मामले ने उस वक्त सर उठाया था जब नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने शरीफ खानदान के वोकला ने कतरी शहजादे का खत पेश किया था। खत के मुताबिक 1980 में नवाज शरीफ के वालिद ने कतर की अल-सानी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की। उनके ख्याल में 12 मिलियन दरहम नवाज शरीफ के वालिद ने उनके कारोबार में लगाए जो उन्होंने दुबई में अपने बिजनेस को फरोख्त करके हासिल किए थे। हम्माद बिन जासिम बिन जाबर अल-सानी ने खत में मजीद कहा कि लंदन के 4 फ्लैट्स 2 ऑफशोर कंपनियों के नाम रजिस्टर्ड थे। इन ऑफशोर कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट कतर में मौजूद थे। लंदन के फ्लैट्स कतर के रियल एस्टेट बिजनेस के मुनाफा से खरीदे गए और दोनों खानदानों के ताल्लुकात की बिना पर ये फ्लैट्स शरीफ खानदान के जेरे इस्तेमाल थे जिसका वो किराया अदा करते थे। कतरी शहजादे के खत पर तनकीद के दौरान ये कहा गया कि शरीफ खानदान पनामा केस से बचने के लिए एक कतरी खत के पीछे छुप रहा है। प्रोग्राम न्यूज वाइज के लिए फयाज राजा, डान न्यूज, इस्लामाबाद। मियां असलम, यहाँ मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना था कि जो कतरी शहजादा का ख़त है वो रद्दी का कागज़ है, उसमें पकौड़े जो हैं वो लपेटे जाते हैं। लेकिन जो JIT के 2 अरकान वहाँ गए हैं वो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, तस्दीक भी हो चुकी है। ये एक बहुत मरकज़ी जो है ज़ाहिर पेशी होगी शरीफ ख़ानदान के केस के लिए और JIT के लिए। तो अब आपका क्या कहना है? अंबर, गुजारिश ये है कि रद्दी का टुकड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जी मियां असलम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा था, बल्कि आपको याद होगा जब 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत कर रहा था तो उस समाअत के दौरान
एक ऑनरेबल जज के रिमार्क्स थे कि अगर कतरी ख़त के लिए अगर उनको हम बुलाते हैं उसकी तस्दीक के लिए और उसकी जो मनी ट्रेल है उसके लिए, और अगर वो नहीं आते तो फिर ये एक रद्दी का टुकड़ा होगा। सो ये उनके रिमार्क्स हैं ऑनरेबल जज की तरफ से। सो अभी भी हम ये कहते हैं कि देखें वो JIT का दायरा इख्तियार है कि उन्होंने जो अपने मेंबर्स हैं उनको उनके बयान के लिए भेजा है या नहीं भेजा। अभी तक इस सिलसिले में मुतज़ाद खबरें हैं, पता यही चला है कि वो दुबई गए हैं। चलें, जो भी उन्होंने किया हम उनके दायरा जो कार है उसके अंदर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ करना चाहता हूँ। अगर कतरी शहजादे के पास मनी ट्रेल होती जिस वक्त से मेफेयर के जो फ्लैट्स खरीदे गए हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उस वक्त दे देते, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सके तो फिर ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर भी नहीं आ सकते, वो ट्रेल आ सकती, मनी ट्रेल जो है। लिहाजा ये डंग टुकाव के लिए कर रहे हैं। और आप देख लें कि अंदर से जो होकर बाहर आता है JIT की तरफ से तो उसको एक लिखी हुई तकरीर दी जाती है, वो अग्रेसिव होकर बड़ी स्पीड के साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए बोलना शुरू कर देता है कि अंदर की जो बात है वो तो इन्हें ही पता है कि वो क्या जवाब देकर आए हैं, हमें भी नहीं पता, लेकिन बाहर आकर एक लिखी हुई इनके हवारी जो है इनको एक तकरीर इनके पहुंचा देते हैं। अमर, यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अभी राणा साहब ने, हमारे काबिल एहतराम भाई हैं, फरमाया कि जनाब मुशर्रफ भाग गया। आपको किसने कहा था उसको भागने दें? उसको इधर ही रखते, उस पर आर्टिकल 6 लगाते। आपके तो जो CM पंजाब है उन्होंने तो बड़ी बड़ी तकरीरें इस पर की हुई हैं कि जनाब हम नहीं छोड़ेंगे उसको, हम उस पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो वो इधर ही रहे हैं, आपका काम था उस पर आर्टिकल 6 लगाते, उसको अंदर करते। दूसरी आखिरी बात जो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जरा JIT और कतरी शहजादे पे रहना चाहती हूं। एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपकी आधी असम्बली और आपके मिनिस्टर जो लॉ हैं, इवन के सूबाई असम्बली के अंदर जितने मेंबर्स हैं और जो कौमी असम्बली के अंदर मेंबर हैं, वो सारे मुशर्रफ के साथ थे। आपने उनको क्यों ले लिया? वो भी तो मुशर्रफ की हमायत करते रहे। इमरान खान की हमायत आपको बार बार याद आ जाती है। आपका जो लॉ मिनिस्टर है उसने तो वो भी LFO भी जारी किया था, उसने तो बहुत चीज़ें जारी की हैं। उसने तो वो जजों के खिलाफ जो सिलसिला था उसका भी सारा पीछे जो सारा सिलसिला करने वाले वही थे, जाहिद अहमद साहब। तो आपको वो याद नहीं आ रहे? आप मेहरबानी करके वो पंजाबी में कहते हैं, बड़ी अच्छी मिसाल है कि अपनी मंजी थले डांग फेरो। लिहाजा गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी करके अपनी सफ़ों के अंदर जो लोग हैं उनको पहले बाहर निकालें। ठीक है राना साहब, ये तो जाहिर है चलता है कि एक तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन अगर हम वापस कतरी शहजादे पर वापस आएँ, अहमियत जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी, उन्होंने भी कल ये कहा था कि ये बहुत अहम गवाही होगी, पेशी होगी। तो इस पर आपके कुछ कॉमेंट्स? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। एक शख्स कह रहा है कि मेरे पास पैसे थे और मैंने पैसे दिए, दूसरा शख्स कह रहा है कि हमने पैसे वहाँ से लिए। कोई थर्ड आदमी ये नहीं कह सकता कि ये एक गलत स्टेटमेंट है। और आप उसको उस मुल्क के, जिस मुल्क के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है, उस मुल्क के कवानीन के तनाज़र में इसको देखेंगे। वहाँ पे ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो ऑब्जेक्शंस अदालत को लगाने चाहिए वो इमरान खान साहब लगाते हैं, और इमरान खान साहब कोशिश करते हैं कि वो अदालतों को और JIT को गाइड करें कि जी ये चीज़ गलत है, वो फ़लानी चीज़ है, वहाँ वो मनी ट्रेल बैंक की होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसके तहत ये तमाम मामलात है। पाकिस्तान के अंदर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान में कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल है। लेने और देने वाले में जो इत्तफाक हो जाए और वो दस्तखत कर दें, वो कोर्ट के अंदर एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं पता, ये फ़र्स्ट टाइम आए हैं, कहते हैं मंजी के थले डांग फेरो। मंजी के थले जब हम डांग फेरते हैं पंजाब की मंजी के थले, तो फिर यही मिलते हैं हमें। इनके 25 जलसे हुए हैं, इनके जो उंगली खड़ी करो, तो फिर अब डांग भी नहीं हम फेरते। अगर डांग फेरें तो फिर बच्चे जो आगे आते हैं वो हमारे अपने हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो उनको गलत ट्रेनिंग दी जा रही है कि जी अदालतों से भगौड़े हो जाओ, अदालत के सामने खड़े हो जाओ। तो ये हमारी मजबूरियाँ हैं। लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि आज JIT वहाँ गई है और ये हमारा जो एविडेंस दिया है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इनकी वो शक व शुबहात जो हैं वो अच्छी तरह से दूर हो जाएंगे। वो दूर कर लेंगे कि वाकई कतर के अंदर
उस ज़माने के अंदर कैश ट्रांजैक्शन होती थी, कैसे होती थी, आज वहाँ पे क्या हालात अच्छा, हैं? तो राना साहब तो अगर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो इतनी ज़्यादा अग्रेशन भी क्यों है? और फिर ये भी पूछना कि मरियम नवाज़ जो है उनको क्यों पेशी के लिए बुलाया गया, उन्हें क्वेश्चनर क्यों नहीं भेजा गया? जाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है, उनकी अगर पेशी ज़रूरी समझी जा रही है JIT को, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। देयर इज़ नो हार्म इन इट। हमने तो डार साहब ने तो मशवरा दिया था कि बेहतर होगा, इमरान खान साहब की बहनों के भी नाम हैं पनामा के अंदर, उनको भी आना पड़ेगा। अगर ये इमरान खान केस तो ज़ाहिर शरीफ खानदान का इस वक्त बाकी जो पनामा में नेम मतलब है या उनके नाम है उस पे बात नहीं हो रही। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर किसी को भी सवाल नमा नहीं जाएगा। अगर इफ्तिखार चौधरी को बेटे को जा सकता है तो मरियम को भी जा सकता था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो पेश होंगी, वो लीडर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो आएंगी और पेश होंगी और अपना दिफा करेगी, जो सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह उनके अच्छे जवाब देंगी। वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, शी इज़ अ लीडर। ठीक है, प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं मियां आसम साहब, लेकिन अगर आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किरदार था गिलानी साहब के मामले में, तो प्रेसिडेंट तो वो भी तो था जी। अंबर ये मियां आसम साहब से पूछ रही हूँ जी। मैं एक अर्ज़ करूँ, राना साहब ने अभी एक बात बताई है कि पहली बार ये असम्बली में आ गए। मैं पहली बार ही नहीं आया, ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, मैं पंजाब का मिनिस्टर भी रह चुका हूँ इनके लिए तरह। जानता ही नहीं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो मनी ट्रांजैक्शन जिसकी बात कोर्ट भी कर रही है, आपको याद होगा कि जो 5 रुकनी बेंच समात कर रहा था, समात के दौरान एक ऑनरेबल जज ने जो थे वो रिमार्क्स दिए थे कि क्या जो पैसे हैं कतर से ऊँटों या गधों के ज़रिए गए हैं इतनी बड़ी रकम, या इसकी कोई ट्रांजैक्शन भी है? तो पाकिस्तान के अंदर तो कैश की ट्रांजैक्शन का हम मान लेते हैं, चले होती है, बिल्कुल होती है, ये कोई बात नहीं, बिल्कुल राना साहब ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस पे मुझे अब क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने का आप दोनों का। जा रहे हैं ब्रेक के बाद हम मजीद एहतसाब की बात करेंगे, लेकिन इस बार सिंध से। कल यानी पीर के रोज़ सिंध असम्बली ने नैब ऑर्डिनेंस की मनसूखी का बिल मंजूर कर दिया था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सिंध रिपील एक्ट सन 2017 के बाद ये नाफजुल अमल होना था तमाम सिंध में, लेकिन अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया, वॉकआउट किया। इसके अलावा वफाकी वजारत कानून का कहना था कि आइन के आर्टिकल 143 और 42 के मुताबिक वफाकी कानून राइज रहेगा। तो ये मसला जो है ये कानून का है, वफाक और सूबे का है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नैब सिंध के साबिक एहलकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें वक्त देने का। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं इस कानून का, ये जो मसला है? देखें, बेसिकली इनको सिंध गवर्नमेंट को एक बात की समझ होनी चाहिए। दिस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है, दिस हैज़ बीन लेजिस्लेटेड बाय नेशनल असम्बली, देन इट्स पास सेनेट, फिर प्रेसिडेंट साइन इट, बिकम एन एक्ट, सो इट कांट बी ओवररूल्ड बाय प्रोविंशियल असम्बलीज। तो वो एक इट इज़ अ सुपर बॉडी है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि KPK में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, PTI ने भी ये कोशिश की कि इसको ख़त्म करके हम अपना सिस्टम लेकर आएँ। देन इसके ऊपर हाई कोर्ट ने जाके वहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आप प्रोविंस में अपना कोई भी अकाउंटेबिलिटी जो है प्रोसेस कर लें, एहतसाब ब्यूरो बना सकते हैं, बट यू कांट फिनिश नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। तो इसी तरह से इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया और वहाँ सूबे के रीज़न
जी। और इसी तरह फिर असफन जारवली केस में देखें, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में जाके भी वहाँ पर इसके खिलाफ गए, वहाँ रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की। तो ये इसके ऊपर अगर सिंध में भी चाहते हैं केपी की तरह, दे कैन हैव देयर एहतसाब ब्यूरो अपना एक नया बना लें प्रोविंशियल, बट यू कांट चैलेंज एंड यू कांट से, बिकॉज आई एम श्योर ये जब अभी जाएगा गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए, तो गवर्नर विल नॉट साइन, क्योंकि ही कम अंडर फेडरल गवर्नमेंट। जुबैर साहब तो गवर्नर जुबैर जो हैं वो तो वैसे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जी बिल्कुल, तो वो भी ताल्लुक है। और सेकंड वैसे भी गवर्नर जो फेडरेशन के अंडर आते हैं तो वो नहीं करेंगे इसको, इसलिए ये एक फ्यूटाइल एफर्ट है। इसके बजाय असम्बली में एक नया अपना, जैसे KPU के में है, वो यहाँ पर कर लेते और उसको बना लेते। फिर इसके देखें वो अफादियत भी नहीं हो सकती है। आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपके अपने मिनिस्टर्स अगर करप्शन कर रहे हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंटीज़ हैं, आप अपने एहतसाब प्रोविंशियल लेवल पे बना लेंगे, इट विल नेवर वर्क। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन KPK आल्सो। सो यू हैव टू रिलाई ऑन नेशनल अकाउंटेबिलिटी। इसका बहुत अच्छा मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपका इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन KP में भी यही हुआ कि जब वो कानून में तब्दीली लाने की कोशिश की गई कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या प्रोसीजरल जो हैं उस मसले, उस पर एहतसाब नहीं हो सकता। तो दिस वाज द रीज़न। इसीलिए अभी जो ये सिस्टम चल रहा है, हमेशा मैं तो ये कहूँगा कि जो आपका सिस्टम चलता है आप उसको इम्प्रूव करें, बेहतर करें, उसमें लेजिस्लेशन और बेहतर कर लें। वट एवर यू फील के स्नैक्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पिटफॉल सिस्टम है, आप उसको ठीक कर लें। लेकिन यू डोंट चेंज द सिस्टम एंटायरली। इतनी बड़ी एफर्ट हुई है, आपका चेयरमैन जो नैब हैं, आप उनके सिलेक्शन का सिस्टम चेंज करें, आप उनको जुडिशल कमीशन के थ्रू लेकर आएँ, ताकि ही इज़ नॉट अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या अपोजिशन मिल के करते हैं। तो आपको हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। एंड देन अकॉर्डिंगली यू रिप्लाई रीजनल DGs जो आपके होते हैं प्रोविंशियल लेवल पर, वो आप उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर आएँ, नॉट एफिलेटेड विद एनी गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव सर्व्ड, आई नो हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू appoint right person for the right job without any compromises and on merits, then I think this system मेरिट पे करना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने बात की थी कि चेयरमैन नैब की जो तकर्रुरी है, इस पे भी तो मुशावरत की गई थी। जो इस वक्त मौजूदा सरबराह है, चेयरमैन है नैब के, ऑपोजिशन और दिस इज द इशू। यही इशू है कि देखें, जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट और ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल के, अगर वो आपके में क्लाइमेट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपनी मर्जी का लगा लेंगे। ना वो अपोजिशन का एहतसाब करेगा, ना गवर्नमेंट का करेगा। एग्जैक्टली दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। और द कंट्री, अगर इसको जुडिशल कमीशन के थ्रू जैसे अपॉइंटमेंट आप जजेस की करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस करते हैं, अगर उस तरीके से लेकर आएँ, मेरिट के ऊपर लेकर आएँ, आई कैन अश्योर यू कि वो अभी ये पनामा केस जो है, एक्चुअली इट वॉज अ वेरी सिंपल 2+2 केस अगर चेयरमैन नैब ने इसको टेक ऑन कर लिया होता, बिकॉज यही उनका काम भी है। एंड देन ही हैज ऑल द कैपेसिटी, ही कुड अपॉइंटेड एनी वन। फ्रेंडिंग के लिए आप बाहर से टीम ले आते, अपॉइंट कर लेते। विद इन 3 months दिस कुड हैव बीन डन, बिकॉज इट्स 2+2 केस। आई हैव बीन डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम इन नैब में, मुझे पता है कि आपने क्या करना था। यहाँ से पैसा गल्फ स्टील का दुबई कैसे गया? इज इट द ट्रेल? From here it went to Saudi Arab, that's also system, banking system है। From there how it went to England और कतर, और कतर से कैसे गया? So ये उनके रिसोर्सेज हैं। This is what is to be done। बट जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाती है, आप अंडर ऑब्लिगेशन होती है। अच्छा, मैं वापस अगर सिंध की तरफ चलूँ, क्योंकि जो सिंध हुकूमत सिंध का जो आर्ग्यूमेंट है, उनका कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद ये एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो सूबों के इख्तियार में होना चाहिए। इसके अलावा जब 1999 में जब ये कानून जो है इस मंजूरी हुई थी, तो उस वक्त आमरीत का दौर था, और उसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज़ और पुलिस के जो कवानीन थे वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर ये क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता? इसको तो इट्स वेरी सिंपल। आप 2 साल से पिछले 2 टेन्योर में आपकी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप इसको ऑर्डिनेंस को रिपील कर देते, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को आप इसको ख़त्म कर देते, कहते थे जी नॉट शुड गो टू प्रोविंसेस। सो दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू इट। आप इसको लीगल तरीके से करें। यू गॉट अ फेडरल मिनिस्टर आपके हैं, the chief minister's perspective can go to the federal government and say it doesn't suit us and we want to repeal। आपके पास मेजॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट के पास, PMLN के पास, आप वहाँ पर जाके इसको चेंज करें और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को ख़त्म करके आप इसकी जगह पर जो है वो आप कोई और कौंसिल, इसको कमीशन बनाने की पहले बात हो रही थी।
फिर उसके बाद आप प्रोविंशियल लेवल पे लें, उसको ऑल द मोर ख़त्म कर दें, उन्हीं की मैन पावर को जो प्रोविंशियल लेवल पर है, रीजन्स में है, उसको आप उधर जम कर दें, उसको बना दीजिए। तो दे कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बट टिल द टाइम दैट ऑर्डिनेंस इज इफेक्टिव यू कैन नॉट उसको ओवरऑल करके आप प्रोविंशियल लेवल पे कर सकते हैं। ये आप देखिएगा, गवर्नर इज नॉट गोइंग टू साइन दिस, व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है, लेकिन कुछ जल्दबाजी भी की गई थी। जो मीडिया इत्तलात हैं, जो सिंध असेंबली का अगला सेशन जो था वो अगस्त में होना था, उसको इस वक्त रखा गया, जुलाई में रख दिया गया। इसके अलावा नैब और कुछ केसेस, कुछ हुकूमत सिंध के कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ नैब के केसेस भी चल रहे हैं। तो कुछ ताल्लुक है इसका आपके ख्याल में, क्योंकि आप ज़ाहिर है दिस इज व्हाट इज द लिंकेज कि आपको व्हाई यू आर इन सो हरी, बिकॉज ये 2-3 महीने में थिंग्स आर वेरी क्रूशल। अभी अगर PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है पनामा लीक्स के अंदर, इट विल हैव इफेक्ट एंड इट विल हैव फॉल आउट्स ऑन सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी, इनके पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि डिफरेंट इनके जो लोग पकड़े हैं। क्यों असर होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे, इस पे इसका क्यों असर आएगा? देखिए, असर इसलिए होगा कि एक तो दोनों गवर्नमेंट्स की आपस में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग रही है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग टू एन एक्सटेंट वेयर मेजर इंटरेस्ट फॉर दे वर सपोर्टिंग पीपल पार्टी, इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग था, एंड आई थिंक जनरली पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। ना अगर PMLN ख़त्म होती है तो उसके बाद आप ये देखिए कि इसके फॉल आउट्स जब वहाँ चेंज होगी तो ये सिंध गवर्नमेंट के भी आएंगे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे भी आएंगे। दैट इज़ एप्रीहेंशन, मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि वो एप्रीहेंशंस को प्रेम्प्ट करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि हम इसको यहाँ ख़त्म कर दें, ताकि उसके बाद जो नए केसेस इमर्ज होने हैं, ये और भी बनाए नहीं जाते हैं, या इनके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, या जिस तरह उज़ैर बलोच को जो है वो गवर्नमेंट के पास है, ही हैज़ ऑलरेडी डिस्क्लोज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द डिफरेंट लीडरशिप के ऊपर, तो वो बात भी हो सकती है। तो उन चीज़ों को अप्रीहेंड करते हैं, मे भी उनकी पीपल्स पार्टी की अपनी ऑप्शन होगी, यानी पॉलिटिकल पार्टी वुड लाइक इट कि अपने को सिक्योर करे, अपने लोगों को सिक्योर करे, बट देर सर्टन थिंग विच यू कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज नेशनल लेवल के ऊपर। इसलिए पहले आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को रिपील करवाते, जाके फेडरल गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग करके, एंड देन आई थिंक इफ़ यू हैड गॉन फॉर द प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी बिलो, दैट इट वुड हैव वर्कड। सो यहाँ पर ये स्नैक्स होंगे, ये डिफ़िकल्ट होगी, विच आई फील इसके लिए दे हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर ऑफ सिंध इज सिटिंग एंड ही हैज टू साइन एंड इम्प्लीमेंट इट। आखिरी सवाल में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, ऐसा ही लगता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सूबाई लेवल पर हम देखें वो भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी कवानीन को रिफॉर्म और बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे। सो दिस इज़ इशू। आपको कोई भी चीज़ हो, आपने डेवोल्यूशन प्लान लाए, आपने ये लिए तहसील लेवल पे, आपने मेयर तो सब बना दिए, उसको भी आपको इम्प्रूव करना चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पर तमाम पार्टियों को चाहिए कि इसके जो वीकनेसेस हैं उसको ख़त्म करें, नेशनल ऑर्डिनेंस को, ब्रिंग मोर सेक्शन इनटू इट, मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जहाँ आपको वीकनेस नजर आती है उसको करिए, बट आई कैन अश्योर यू दिस इज़ अ वेरी गुड ऑर्डिनेंस। इट मस्ट कंटिन्यू विद मोर इम्प्रूवमेंट्स एंड changes if those are needed. That is what the federal law means. बहुत साहब हमें वक्त देने का। अब हम लेंगे ब्रेक। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन आपको मिलवाते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपनी कायनात को सजाया है तो बस हरे रंग से। सब्ज बाल, सब्ज लिबास और सब्ज है घर का हर साजो सामान। My name is Elizabeth Sweetheart and I am the Green Lady. सब्जो शादाब शख्सियत की मालिक और हरे रंग की मद्दा 74 साला एलिजाबेथ स्वीटहार्ट कहती हैं कि उन्हें नींद नहीं आती जब तक उनके इर्द गिर्द की हर शय सब्ज ना हो, सिवाय उनके शौहर के। लेकिन उनका मकान हमेशा इतना हरा भरा नहीं था। एलिजाबेथ ने पहले हरे रंग के लिबास जमा करना शुरू किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की हर शय जैसे बर्तन, बाथरूम, बेडरूम, सीढ़ियाँ, यहाँ तक के दरवाजे ने भी हरियाली ओढ़ ली।
और ऐसा कैसे हो सकता है कि सब्ज रंग की शहदाई को कुदरती हरियाली से उनसियत ना हो, इसलिए वो बहुत शौक से बागबानी भी करती हैं। और यही वजह है कि उनका बाग उनके घर की तरह निहायत हरा भरा है। न्यूयॉर्क की रिहायशी एलिज़ाबेथ अपने मुनफरिद हुलिये की वजह से इलाके के लोगों में बहुत मशहूर है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लोग उन्हें और वो खुद भी अपने आप को लेडी ग्रीन के नाम से पुकारती हैं। ये तो थी ग्रीन लेडी की कहानी। अगर आपको प्रोग्राम जो इस पैकेज आपको पसंद आया होगा ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। प्रोग्राम के बाकी हिस्सों के बारे में भी आप अपने ज़ाहिर राय से हमें आगाह कर सकते हैं। जाने से पहले, पानी पर चलना एक ख्वाब है, लेकिन आप ये ख्वाब भी हकीकत बन गया है। ज़रूरत है तो सिर्फ महारत की। आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें एक चीनी शख्स पानी पर चलकर दरिया अबूर कर रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।